बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिस्कस करेंगे। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO एक वर्सटाइल किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग डिवाइस है जिसमें एक्चुअली हाई स्पीड ग्राफ प्लॉट होता है इसकी स्क्रीन के ऊपर। तो जिससे हम डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं, करंट या वोल्टेज सोर्सेज जो होते हैं, उनकी वेव शेप का हमें पता चलता है कि उसकी वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज की किस लिहाज से हो रही है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा। तो इसकी जो वर्किंग है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये देखें, बेसिकली इतना हिस्सा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है? पहला है ये फिलामेंट। फिलामेंट जो है उसको हम एक लो वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं। उसके ऊपर एक मेटल की शीट जिसको प्रॉपर मटेरियल के साथ कोट किया जाता है ताकि एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सके, हमने ये बनाई होती है, इसके ऊपर रखी होती है या चढ़ाई होती है, जिसको हम नाम देते हैं कैथोड का। कैथोड के आगे ये एक रिंग टाइप या क्या कहते हैं कि जाली टाइप जो है, ये हमारे पास एक और इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कहते हैं ग्रिड। अब ग्रिड के आगे जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में 3 एनोड होते हैं। अब पहले इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये फिलामेंट जो है इसको जब हम सोर्स से जोड़ते हैं तो ज़ाहिर है इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट के फ्लो होने की वजह से जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है, और चूंकि उसके साथ अटैच होती है, कि उसके ऊपर कवर अप होता है कैथोड का, तो कैथोड जो है उसमें ज़ाहिर है थर्माइनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, उसके आगे जो ग्रिड लगाया हुआ है, ग्रिड का एक्चुअली पोटेंशियल जो है वो स्लाइटली लेस होता है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। और ये जो वोल्टेज हम दोनों यानी कि कैथोड और ग्रिड के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगाते हैं वो वेरिएबल होता है। तो उसकी वेरिएशन की वजह से क्या होता है, डेफिनेटली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये ग्रिड का जो पोटेंशियल जब विद रिस्पेक्ट टू कैथोड नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्डेशन मिलेगी। लेकिन आगे क्या, आगे हमने क्या किया कि कैथोड को एनोड, 3 एनोड जो कि सिलेंड्रिकल शेप में हैं उनके साथ अटैच किया हुआ है वाया हाई टेंशन बैटरी। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने कैथोड के साथ जोड़ा हुआ है, और ये जो एनोड हैं इनको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब जाहिर है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ग्रिड उन्हें रिटार्ड करेगी, लेकिन आगे क्या होगा, ये जो एनोड और कैथोड के दरमियान रीजन है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जो हमारे सिलेंड्रिकल एनोड हैं इनमें से पास होने के बाद आगे शूट करेंगे। अब ये ग्रिड का जो फंक्शन है वो क्या है कि अगर हम ग्रिड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं तो यहाँ से जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी तादाद आगे जो एनोड की तरफ जाती है वो कम हो जाती है। और अगर हम ये इसका जो पोटेंशियल है कैथोड का विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कम रखते हैं तो ज़्यादा तादाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब आगे ये तो हुआ फंक्शन हमारा इलेक्ट्रॉनिक गन का। ये आगे 2 प्लेट्स हमने, यानी 2 सेट हैं प्लेट्स के जो हमने लगाए हुए हैं। ये प्लेट जो हैं ये एक्स प्लेट कहलाती हैं और ये वाई प्लेट कहलाती हैं। ये एक्स प्लेट जो होती हैं एक्चुअली ये वर्टिकली खड़ी हैं, जिस तरह ये शक्ल में शो किया हुआ है, और वर्टिकल ये जो वाई प्लेट्स हैं ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई हैं। इस तरह ये वर्टिकल खड़ी हुई हैं ऐसे, और ये ऐसे, दोनों प्लेट्स जो हैं इस तरह, ये वाली प्लेट्स जो हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है जब यहाँ से, यानी कि ये जो 2 प्लेट्स हैं
इनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प कर दें, मीन इनको इसके यदि दोनों प्लेट्स को अगर हम वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं तो इन प्लेट्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। अब अगली बात भी ज़रा समझ लें, ये जो वाई प्लेट्स हैं इनका भी यही फंक्शन है। तो ये देखिए जो ये प्लेट्स हैं एक्चुअली ये जो बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाने के काबिल हैं, क्योंकि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है यानी कि उसकी जो लाइनें जो होंगी ये हॉरिजॉन्टल इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकती है। और ये जो प्लेट्स हैं हमारे पास, इनमें जब हम इनको अटैच करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बीम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है अगर हम यहाँ जो है वोल्टेज सोर्स जो है इसके साथ यानी कि दोनों प्लेट्स के साथ अटैच करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है आगे ये एक्चुअली हमारी सारा का सारा जो क्या कहते हैं कि अपरेटस जो है ये एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर फिल अप होता है और ये ट्यूब जो होती है उसकी ये वाली सरफेस जो है इसको अंदर से कोट किया जाता है फ्लोरेसेंस मटेरियल के साथ। फ्लोरेसेंस मटेरियल जिस तरह कि हमारे पहले ये ट्यूब लाइट्स वगैरह हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मटेरियल के साथ हिट करते हैं तो वहाँ से लाइट एमिट होती है, ये कहलाता है फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं फिनोमेना। तो फ्लोरेसेंस मटेरियल के साथ जब इसको अंदर से कोट किया जाता है तो जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम जो है हिट करेगी तो वो स्पॉट वहाँ पे बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो कैथोड से निकले थे मुख्तलिफ जगहों से पास होते हुए स्क्रीन के ऊपर जिनके इंटरनली इसको हिट करते हैं, तो जहाँ पे ये हिट करेगा जिनके इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है जहाँ पे हिट करेगी वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूँ कि ये पहले जो मॉनिटर हुआ करते थे या ये टीवी हुआ करते थे तो उसमें भी CRT ही होती थी यानी कि कैथोड ट्यूब ही इस्तेमाल होती थी। तो उसकी जो ये एक्चुअली जो सरफेस होती है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, ये जो CRT का फेस होता है, ये CRT का फेस इसके अंदर से इसको कोट किया जाता है। और अगली बात ये भी देख लें कि इसके ऊपर जो है इस तरह का ये ग्राफ जो है ड्रा किया होता है जिससे हम बीम जो है उसकी रिलेटिव मोशन जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। चलो ये भी बता देता हूँ कि ये इसमें जो एक्सेस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये टाइम एक्सेस होता है और वर्टिकल एक्सेस जो है इसमें वोल्टेज एक्सेस होता है। तो मुख्तलिफ यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है हमने वेव्स का या अपना पीक वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वोल्टेज की वो हमने मालूम करनी है। तो फिर स्क्रीन के ऊपर जो इसका डिस्प्ले आता है उससे हम ये चीज़ें जो है वो मेजर कर सकते हैं या आगे डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि ये जो हमने कहा था कि जब ग्रिड और कैथोड के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन की तादाद जब कम होगी यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस जो है स्क्रीन के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम होगी। और अगर हम यहाँ ये वोल्टेज लेस कर देते हैं यानी कि लेस नेगेटिव वोल्टेज जो है वो होती है ग्रिड के ऊपर तो डेफिनेटली ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे तो ब्राइटनेस जो है स्क्रीन की वो ज़्यादा हो जाएगी यानी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रिड और कैथोड के दरमियान जो हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है उससे एक्चुअली हम ब्राइटनेस जो है यानी कि जो ग्राफ यहाँ ड्रा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। अब अगली बात ये देखें कि यहाँ से ये जो हमारे तीन हमने एनोड लगाए हैं इनका फ़ायदा क्या होता है। एक्चुअली इनकी जो वोल्टेज होती है वो एडजस्टेबल होती है। तो ये तीन जो एनोड हैं एक तो ये एक्सलरेट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा इनका फंक्शन होता है कि ये यहाँ पे बीम को फोकस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोकसिंग करने के लिए और एक्सलरेट करने के लिए ये तीन एनोड हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने ब्राइटनेस जो है चेंज करनी है इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो ये वोल्टेज सोर्स जो है ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। अब आगे ये
जो दो हमारी एक्स प्लेट हैं, इनके साथ हम एक स्वीप जनरेटर जो है वो अटैच कर देते हैं। ये एक्चुअली ऑसिलेटर होता है, यानी सॉटूथ वेव ऑसिलेटर होता है। वो क्या करता है कि ऐसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, यानी दो प्लेट्स को, कि जिसकी वैल्यू वोल्टेज की ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, लेकिन एक ख़ास वैल्यू तक पहुंचने के बाद वो रैपिडली उसकी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो को ड्रॉप कर जाती है और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ये ज़ीरो को यानी कि ज़ीरो पे आ जाती है वोल्टेज। तो उसका अलर्ट क्या निकलता है कि ये जो हमारी दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता है। जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। हम बारहा पढ़ चुके हैं कि V जो होता है वो E और D के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये देखें कि D जो है इसका कांस्टेंट है, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस जो है, अपना डिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट है। अब तो यानी कि E किसके बराबर होगा? V ओवर D। ये वही डेल्टा V ओवर डेल्टा R वाली बात। तो वोल्टेज जो है इंक्रीज होती जाती है तो V इंक्रीज होता जाता है, यानी कि V और E एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज इनके दरमियान बढ़ती जाती है, यानी कि यहाँ जो हमने अटैच किया हुआ है जनरेटर जो इसके अंदर बिल्ट इन होता है, तो उसकी वैल्यू जो है वोल्टेज की इंक्रीज होती जाती है, तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरह इंक्रीज होता जाता है और फिर सडनली ड्रॉप हो जाता है। ये आप ऐसे समझ लें कि ये V का ग्राफ भी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी है। और तीसरी बात भी ये है कि चूंकि हम कहते हैं कि फोर्स जो लगती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो Q और E का प्रोडक्ट होती है, तो यहाँ याद रखें ये हमारा E जो है यानी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं F इज -E × E। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, लेकिन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ऐसे समझ लें कि ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ये बेसिकली तो स्वीप जनरेटर के वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये फोर्स को शो कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगती है। तो जाहिर है जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होती जाती है, तो बीम जो है वो सीधी नहीं रहेगी, बीम जो है यानी उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होगी। तो जब ये पीक में पहुंचेगी तो सडनली ड्रॉप हो जाएगा जब वोल्टेज, तो जाहिर है बीम जो है वो अनडिफ्लेक्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे वो पहले जो है स्ट्राइक कर रही थी, और इसी तरह वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी तो बीम जो है डिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो मिसाल के तौर पर ये इनिशियली जो बीम जो है यानी कि यहाँ पे आके स्ट्राइक हो रही थी, इस एंड के ऊपर स्ट्राइक हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती गई तो बीम जो है उसने डिफ्लेक्ट करना है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इस बीम के इस प्लेट्स के अंदर जो बीम गुजर रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्रीन के ऊपर बीम पहले यहाँ स्ट्राइक कर रही थी और फिर ये इधर जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, या ऐसे समझ लें कि यहाँ ये पहले बीम जो है हमें स्क्रीन के ऊपर यहाँ नजर आ रही थी। अब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो ये बीम जो है डिफ्लेक्ट हो रही है अपना लेफ्ट वर्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बीम इधर चलती जा रही है, ऐसे यहाँ तक आएगी, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर होगा, और फिर क्या होगा जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही थी बीम, तो वो खत्म हो जाएगी और बीम जो है दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये वोल्टेज अप एंड डाउन होती जाती है तो ये बीम जो है इलेक्ट्रॉन्स की आहिस्ता आहिस्ता इधर जाती है, फिर रैपिडली इधर आ जाती है, इधर जाती है, फिर रैपिडली इधर आती है, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये वोल्टेज की जो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफ्लेक्ट होती है इस तरह, यहाँ से शुरू हुई, इधर गई, फिर रैपिडली पीछे, फिर ऐसे, फिर रैपिडली पीछे। ये देखिए कि इसका एक्शन जो है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कि एक आदमी जो है स्वीप करवाता है, झाड़ू फेरता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह, ये देखें इधर गई वापस आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर, फिर वापस जल्दी से, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा है, ये टाइम ना होने के बराबर है जब मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ वोल्टेज जो है ड्रॉप होती है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम जो है ये टाइम पीरियड कहलाएगा। तो नतीजा ये निकलेगा कि इसका टाइम पीरियड की वैल्यू जो है जब बहुत कम होगी
रैपिडली ये मूव करेगा तो आपको पता ही है कि हमारी आँख पे एक जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा तो डेफिनेटली ये बीम तो ऑसिलेट कर रही होगी उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमारी आंख को ऐसे महसूस होगा जैसे ये एक लाइन बन रही है। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमें एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल जो है लाइन जो है दिखाई देगी। ये उस वक्त की बात है जब इसका टाइम पीरियड हम शुमार रखते हैं। अगर बहुत बड़ा रखते हैं तो फिर तो ये स्क्रीन के ऊपर ये डॉट जो है मूव करता नजर आता है, आहिस्ता आहिस्ता इधर जाता है फिर वापस आता है, आहिस्ता आहिस्ता इधर जाता है ये वापस आ जाता है। तो ये देखिए इसका टाइम पीरियड जो होता है वो भी एडजस्टेबल होता है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नाव वगैरह ऐसे लगे हुए होते हैं, जैसे ये स्वीप जनरेटर जो है या टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है उसका टाइम पीरियड जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ज़रा आगे आ जाए, ये प्लेट्स जो हैं ये क्या करती हैं। अब ये देखिए ये प्लेट्स जो हैं इनका इसके अंदर तो बिल्ट इन था, यानी स्वीप जनरेटर जो कि इनको वोल्टेज जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो दो प्लेट्स होती हैं ये बेसिकली आउटपुट होती है, यानी कि हम यहाँ से वो सोर्स जिसकी वेव फॉर्म या जिसकी वैल्यू हम मेजर करना चाहते हैं या वेव फॉर्म चेक करना चाहते हैं वो इन दो प्लेट्स के दरमियान वो सोर्स जो है वोल्टेज का वो लगा देते हैं। अब होगा क्या कि अगर बिलफर्ज पहले हम कहते हैं कि इसमें हमने डीसी सोर्स लगा दिए और डीसी सोर्स भी ऐसे लगाया कि ऊपर वाली प्लेट जो है बिलफर्ज पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी या नीचे वाली जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी, तो क्या होगा ये बीम अब स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि किधर जाएगी, ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इधर चली जाएगी यहाँ पे। और ये डिपेंड करता है, इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करती है इसके पोटेंशियल के डिफरेंस के ऊपर, यानी जो हमने सोर्स लगाया हुआ है उस सोर्स की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो ये बीम जो है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी यहाँ, और अगर वोल्टेज कम होगी तो ये कम ऊपर जाएगी। मीन जितनी वोल्टेज ज़्यादा होती जाएगी उतने यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है एवरेज लेवल से वो ज़्यादा ऊपर की तरफ होगी। और इसी तरह अगर हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, मीन यहाँ ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट बना देते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये बीम ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आएगी। यानी कि इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं सोर्स उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। अगर इस प्लेट को पॉजिटिव से इस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो बीम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, और अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो बीम एवरेज लेवल से लोअर की तरफ आएगी। अब देखिए कि अगर हम यहाँ डीसी सोर्स जोड़ते हैं तो क्या होगा, आउटपुट जो है हमारी इस एवरेज लेवल पे लाइन नहीं दिखाई देगी बल्कि वो इस तरह यहाँ पे लाइन बनेगी। तो ये देखिए इसकी ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वोल्टेज जो है यानी ये जो सोर्स हमने लगाया उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वो कितना है। जाहिर है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बीम ज़्यादा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, कम पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो बीम जो है वो कम ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये भी यहाँ इसकी एम्पलीफायर वगैरह लगे हुए होते हैं, वो ज़रा क्या कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सर्किट हैं, इसलिए यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि वोल्टेज ज़्यादा होगी तो बीम जो है ज़्यादा अप शिफ्ट होगी, वोल्टेज कम होगी तो कम अप शिफ्ट होगी। और इसी तरह अगर पोलैरिटी जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ये नेगेटिव कर देंगे ये पॉजिटिव कर देंगे तो बीम जो है नीचे की तरफ आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है डिस्प्ले के ऊपर अगर हम यहाँ डीसी सोर्स जो है अटैच करते हैं। लेकिन अगर हम एसी सोर्स अटैच कर देते हैं, यहाँ पे एसी सोर्स अटैच कर देते हैं, यानी कि एक ऐसा सोर्स लेते हैं जो कि आउटपुट पे एसी हमें दे रहा है, अल्टरनेटिव करंट दे रहा है, तो उसके लिहाज से क्या होगा। और मैं सिंपलिसिटी के लिए ये भी कह देता हूँ कि हमारा जो सोर्स है जो यहाँ हमने अटैच किया है उसका टाइम पीरियड हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं किसके साथ, ये स्वीप जनरेटर के टाइम पीरियड के साथ। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये देखिए जितनी देर में बीम यहाँ से यहाँ आएगी उतनी ही देर में इसने एक साइकिल कंप्लीट करना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि वेव फॉर्म जो है कुछ यूँ बनेगी ऐसे, क्योंकि आप जो है एट द सेम टाइम एक ही वक्त में दोनों सोर्सेस जो हैं वो अपना एक्शन शो कर रहे हैं। ये देखिए होगा क्या, बल्कि इधर से शुरू करें ऐसे, ये टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से ये इस तरह वेव फॉर्म बनेगी।
होगा क्या? अब देखिए कि अगर सिर्फ इनके हमारा स्वीप जनरेटर जो है, जो यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ है, सिर्फ वो एक्शन में है, तो ज़ाहिर ये स्ट्रेट लाइन जो है इसके ऊपर बनेगी, स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इधर जाएगा, बीम जाएगी वापस आ जाएगी, जाएगी वापस आ जाएगी। लेकिन जब इसके साथ भी हमने एसी सोर्स जोड़ दिया तो क्या होगा, बीम जब इधर जाएगी तो एट द सेम टाइम ये जो सोर्स होगा, ये एसी सोर्स जो है, ये पुश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बजाय इसके कि अब बीम जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बीम इन दोनों फोर्सेस की वजह से डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ भी डिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन हो रही है। अब रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो बीम है ये यहाँ सीधा जाने की बजाय, ये ऐसे समझिए कि पहला हाफ नेगेटिव है, तो सीधा जाने की बजाय क्या होगा, ये नीचे की तरफ पुश होगी, तो बीम इधर भी जा रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। रिजल्ट ये निकलेगा कि ये देखें बीम की इधर भी मोशन है और इधर भी मोशन है, यहाँ तक पहुंचेगी फिर वापस। ये देखें कि यहाँ पे जो नेट इसका होगा इफेक्ट जीरो होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है एसी की यहाँ पे जीरो के बराबर, यहाँ भी जीरो होगी, यहाँ भी जीरो होगी, यहाँ भी। और इसी तरह वोल्टेज फिर इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वे में, यानी कि पहला हाफ जो होगा उसमें क्या होगा कि ये जो है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। एसी में हम आगे जो 16वां चैप्टर आ रहा है उसमें तफसील से डिस्कस करेंगे कि एसी में होता भी ये है कि आधे साइकिल में हमारा जो वोल्टेज होती है उसका साइन नेगेटिव होता है, आधे साइकिल में पॉजिटिव होता है। तो बहरहाल यहाँ देखें, और ये वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। अब यहाँ देखें कि जब हमने एसी सोर्स अटैच किया तो जैसे जैसे वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर पुश जो है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुश जो है वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगेगी। ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एट द सेम टाइम ये बीम जो है दोनों फोर्सेस के ज़ेरे असर जो है वो पाथ ट्रेस करेगी। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बीम इस तरह ऐसे मूव करती हुई यहाँ तक आएगी, और फिर ये स्वीप जनरेटर जो है उसकी चूंकि वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो दोबारा बीम जो है यहाँ पे आ जाएगी, फिर इस तरह ऐसे जाएगी वापस आ जाएगी। तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर ये वेव फॉर्म जो है स्टेबल नजर आएगी, स्टेशनरी नजर आएगी। लेकिन अगर इनका टाइम पीरियड जो है इसको सिंक्रोनाइज ना किया जाए तो ये वेव ट्रेवल करती नजर आती हैं। आप पता नहीं ये बात मेरी आपको समझ आएगी या नहीं आएगी। तो जाहिर बात है डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस होगा तो ये वेव फॉर्म जो है एक जगह पे स्टेशनरी नजर नहीं आएगी बल्कि मूव करती नजर आएगी। वो डिपेंड करता है कि स्वीप जनरेटर का टाइम पीरियड ज़्यादा है या हमारा जो यहाँ पे सोर्स लगाया उसका टाइम ज़्यादा है, तो उसके लिहाज से इसका एडजस्टमेंट होगी कि अगर इसका टाइम बेलफस ज़्यादा है तो आगे की तरफ ट्रैवल करती है, और अगर इसका टाइम पीरियड कम है तो वो पीछे की तरफ ट्रैवल करती नज़र आती है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो स्वीप जनरेटर होता है इसका टाइम पीरियड एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह कि हमें वेव जो है वो स्टेशनरी नजर आए। अब अगली बात रही इसके यूजर्स की। तो पहली बात तो ये आपके सामने नज़र आ गई कि आपसे इससे ये पता चला सकते हैं कि वेव फॉर्म जो है हमारा, जो यहाँ पे हमने सोर्स लगाया हुआ है इसके टर्मिनल्स के साथ, वो सोर्स की वेव फॉर्म किस तरह की बनती है, वोल्टेज जो है हमें किस सिचुएशन में, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी वेरिएशन जो है किस तरह होती है। तो अगर अपना डीसी होगा तो ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आएगी स्क्रीन के ऊपर, और अगर साइनसॉइडल होगी तो ये इस तरह की वेव फॉर्म जो आपको नज़र आएगी। अब इसकी आप देखें कि पीक वैल्यू जो है मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये वोल्टेज एक्सेस है और ये टाइम एक्सेस है। पीक वैल्यू या कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है किसी भी टाइम के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू जिसको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कह सकते हैं वो इससे मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इससे पीक वैल्यू जो है वो भी मेजर की जा सकती है, और तीसरी बात इसमें फेज का पता चल जाता है। अब हमारे पास ये तो हमने जो डिस्कस किया है, ये सिंगल ट्रेसर है या सिंगल चैनल हमारे पास ये है इसका ऑसिलोस्कोप का, जिसके ऊपर एक ही ट्रेसर जो है ट्रेस कर रहा है, यानी कि एक वेव फॉर्म बन रही है। तो अब तो एक ही स्क्रीन के ऊपर चार चार वेव जो है वह फॉर्म जो है आप देख सकते हैं, यानी कि डुअल चैनल तो आम सी ऑसिलोस्कोप है। तो अब यानी कि चार चार के अब क्या कहते हैं डिस्प्ले जो हैं आउटपुट पे आपको मिल सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सिंगल जो डिस्प्ले है या ट्रेसर है, इससे भी दो मुख्तलिफ वोल्टेज का फेस का डिफरेंस जो मालूम कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि दोनों जो सोर्स हैं वेलफर्स हमारे पास एक जैसे हैं, तो पहले एक सोर्स को लगा के इसका डिस्प्ले चेक करें, फिर दूसरे सोर्स को लगा के इसका डिस्प्ले चेक करें, और दोनों की फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो सेम हो,
तो आपको पता चल जाएगा कि इनका फेज का डिफरेंस कितना है। यानी कि अगर आपको एक वेव फॉर्म जो है इस तरह नज़र आ रही है और दूसरा जब आप सोर्स से इसके साथ अटैच करते हैं तो वेव फॉर्म जो इस तरह नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। यानी कि इससे हम नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, नंबर 2 पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, नंबर 3 टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम एक्सेस है और ये टाइम जो होता है ये भी ग्रेजुएटेड होता है। यानी कि इससे पता चल जाता है कि ये स्मॉल डिवीजन जो कितने सेकंड को या माइक्रो या मिली सेकंड को शो कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टाइम इसका मेजर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक वेव फॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब ये इसका टाइम पीरियड होगा। और जब हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं तो उसकी रेसिप्रोकल जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। यानी कि इसके इस ऑसिलोस्कोप से हम एक तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस और क्या कहते हैं कि पीक वैल्यू मेजर कर सकते हैं, दूसरा ये है उसका फेज चेक कर सकते हैं, और तीसरा जो है उसका टाइम पीरियड देख सकते हैं, और चौथा जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है इससे मेजर की जा सकती है। तो ये इस तरह का वर्सटाइल किस्म का हमारा CRO है। तो डेफिनेटली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेबॉर्ट्री जो होती है ये इस ऑसिलोस्कोप से, यानी कि अगर वो खाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट नहीं है। तो ये बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हर लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ये ज़ाहिर है इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं किसी भी सोर्स के वो हासिल हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।